अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं छठा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले कि बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, इसे सिंपली बॉन्ड भी बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू आर मोर एटम्स आर आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब ये कशिश की वो कुव्वत है जो एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़े रखती है। हो सकता है ये एटम्स या आयंस कंपाउंड का हिस्सा हों या मॉलिक्यूल का हो। मुख्तसर ये कशिश की वो कुव्वत जो एटम्स या आयंस को आपस में जोड़ती है क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड या सिंपली बॉन्ड। तो बॉन्ड की वेरियस टाइप्स होती हैं। अनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक वो है जी काज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कि एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, एटम आपस में केमिकली क्यों कंबाइंड होते हैं, एटम आपस में जुड़ते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। सादा अल्फाज में आप इस तरह कह सकते हैं वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इस कायनात में हर चीज़ अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है, मुस्तहकम होना चाहती है। एटम्स बॉन्ड बनाते हैं इन ज़ैल वजूहात की वजह से। नंबर वन, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू डिक्रीज देयर एनर्जी, क्योंकि एटम अपना बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए। वजह यह है कि जो बॉन्ड फार्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फार्मेशन जो है, बॉन्ड फार्मेशन बॉन्ड फार्मेशन जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, एनर्जी खारिज होती है। ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी। तो साफ रहे जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी खारिज होगी, तो बकिया जो सिस्टम है, एटम्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी एनर्जी खारिज होगी, तो एटम्स की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो खारिज हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी जब कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी, तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस मालिक्यूल या कंपाउंड की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मतलब ये कि अगर हम एनर्जी का रिलेशन देखें जो है वो स्टेबिलिटी के साथ, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है तो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होता है। तो जब एटम अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एटम्स जो हैं फॉर्म बॉन्ड केमिकल बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। नो डाउट जब वो बॉन्ड बना लेंगे तो एनर्जी खारिज होगी और वो स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू गेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपने करीब 3 नोबल गैस जैसी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। असल में जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल होती है। तो हर एटम की कोशिश होती है कि वो भी अपने आप को स्टेबलाइज करे, इसके लिए वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट दियर डुप्लेट और ऑक्टेट। हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। छोटे एटम्स कोशिश करते हैं कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले, और जो बड़े एटम होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लें। जबकि जो नोबल गैसेस होते हैं उनके ऑलरेडी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। तो कोई भी एटम अपने आप को अगर स्टेबलाइज करना चाहता है तो लाजमी है कि वो भी अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करे। मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसी हो जाए, नोबल गैस जैसी, मतलब उनके आखिरी शेल में भी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएं, तो ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जुमला बोलूँगा, वो ये कि जो नोबल गैसेस हैं इनके पास सर्टिफिकेट है स्टेबिलिटी का। इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, या इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है। अगर कोई भी अपने एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसे भी यही सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी वाला। क्या है सर्टिफिकेट? कि आखिरी शेल को मुकम्मल कर लो, आखिरी शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 या 8, जिस तरह नोबल गैस के अंदर होते हैं। इसलिए एटम जो है वो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए, मतलब एनर्जी कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी बनाने के लिए, या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स को बॉन्ड बनाना पड़ता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आर इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, कि जो नोबल गैसेस होती हैं ये क्यों स्टेबल होती हैं।
और ये क्यों रिएक्ट नहीं करती? आम तौर पर नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती और नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। जो चीज़ स्टेबल होती है वो कम रिएक्टिव होती है। मतलब जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी किसी चीज़ का जो मुस्तहकम होना है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। जो चीज़ स्टेबल होगी वो कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहेगी। देखें एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्यों रिएक्टिविटी शो करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो एटम्स पहले ही से ही स्टेबल हैं तो उन्हें तो रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक देखें, एक कौन बंदा पैसे कमाता है? जिसके पास पैसे नहीं होते, और जिसके पास पहले से पैसे हों उसे तो मजदूरी करने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से कि जिस कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी है, जो एटम स्टेबल है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है स्टेबल, मज़ीद स्टेबल होने की, वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है आमतौर पर। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं, इनके पास सर्टिफिकेट होता है स्टेबिलिटी का, और वो सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूँ, वो डुप्लेट या ऑक्टेट्रूड की शक्ल में होता है। मतलब इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नोबल गैसेस क्यों जो है वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इज ड्यू टू देयर स्पेशल एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो नोबल गैसेस की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी जो वजह है वो इनकी खास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वो खास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है कि आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं। द एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस हैव देयर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो इनका जो आखिरी शेल होता है वो मुकम्मल फिल होता है, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनका एस और पी साब शेल अंदर नोबल गैसेस के आखिरी शेल में एस या पी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस हैव ऑक्टेट 8 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस शेल। ये भी सेम बात हो गई कि इनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होंगे, मतलब इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा। छोटे एटम्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है और बड़े एटम्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है। जैसे कि नोबल गैसेस में आपके पास हीलियम है, नियॉन है, इसके अलावा आर्गॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो पहला एलिमेंट जो है ये बहुत छोटा है, ये डुप्लेट को ओबे करता है, अपने अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करता है क्योंकि इसमें पी सब शेल या ऑर्बिटल होता ही नहीं है। जबकि बाकी वाले सारे हैं ये ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, अपने अक्षर में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हैं। तो ये वजह है नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी की, कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो आपके पास मौजूद है नियॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये शेल नंबर को ज़ाहिर करता है। ये नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p6। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि दूसरे शेल में जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नियॉन को। नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो आखिरी शेल होता है इसे वैलेंस शेल बोलते हैं। तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इस वजह से ये क्या है? स्टेबल है। इसी तरह से अगर आप हीलियम की बात करें, जो हीलियम है ये डुप्लेट को ओबे करता है, इसका भी आखिरी शेल मुकम्मल होता है। इसके 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, इसमें एस सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर शेल ही एक है तो यही शेल क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल, आखिरी शेल। तो इस वजह से ये भी जो है वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी जो है वो स्टेबल है। मतलब जो हीलियम है, छोटा एटम है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं इसके, इस वजह से ये स्टेबल होता है डुप्लेट को ओबे करते हुए। जबकि जो बाकी एटम्स हैं इसमें आपके पास नियॉन, आर्गॉन वगैरह हो गया, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इस वजह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। आइए देखते हैं ये ऑक्टेट रूल होता क्या है। The tendency of atoms of an element to attain a maximum of 8 electrons in the valence shell either by gaining, losing or sharing of electrons। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। चाहे वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने पड़े, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़े, चाहे उन्हें इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करना पड़े। मतलब एटम की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में
8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करे। इस पर्पस के लिए चाहे उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करना पड़े, वो ज़रूर करेगा ये काम। और अपना मकसद हासिल करने के लिए, उसका मकसद क्या है एटम का, कि वो अपने अक्षर में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। तो एटम की ये जो सलाहियत है अपने अक्षर में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की, इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल को बड़े एटम आमतौर पर ओबे करते हैं, जैसा कि नियॉन है, ये ऑक्टेट को ओबे करता है। O2 के अंदर ऑक्सीजन के एटम ने ऑक्टेट को ओबे किया होता है। N2 के अंदर नाइट्रोजन के एटम ने ऑक्टेट को ओबे किया होता है। तो ये सारे मालिक्यूल जो हैं, इनके अंदर सारे एटम्स जो हैं, मतलब ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, नियॉन के, ये इन्होंने ऑक्टेट को ओबे किया होता है इन तमाम मालिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल स्मॉल एटम्स के लिए चलता है। तो आमतौर पर जो है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम और लिथियम के लिए ये आमतौर पर जो है वो रूल होता है। छोटे एटम्स क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकते, तो इसके लिए डुप्लेट रूल चलता है। तो यहाँ पे डुप्लेट रूल की तारीफ क्या बनेगी? डुप्लेट रूल की सेम ही डेफिनेशन होगी जो ऑक्टेट रूल की होती है। जस्ट आपने 8 की जगह 2 लिखना है। मतलब आप वहाँ पे बोलते हो ना, टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। तो ये आपके पास जो है वो हीलियम के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया, जो हीलियम है इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इसकी लिथियम की, जिसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए ये होगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है हीलियम का एटम, ये आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये आखिरी शेल खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और आखिरी शेल, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं उस शेल को हम काउंट नहीं करते। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी आपके पास लिथियम +1 आयन बन चुका है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने ऑक्टेट को कंप्लीट किया हुआ, डुप्लेट को कंप्लीट किया हुआ है। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं। अब इसे हम आखिरी शेल बोलेंगे। तो इस तरह लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट मुकम्मल करता है। जी बेटा, ये पहले लेक्चर का ही दूसरा पार्ट है। तो इसमें नेक्स्ट हमने वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को समझ लिया। अब हम देखेंगे हाउ एटम्स फॉर्म बॉन्ड, हाउ एटम्स अटेन ऑक्टेट और डुप्लेट। एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एटम किस तरह से अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करते हैं, वो तो हमें पता है बॉन्ड बना के, लेकिन किस तरह बॉन्ड बना के, उसके पास कितने वेज हैं, हाउ मैनी वेज द एटम्स हैव टू अटेन दी ऑक्टेट डुप्लेट आर टू फॉर्म दी बॉन्ड। थोड़ा सा हम पहले भी ऑक्टेट रूल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो बॉन्ड बनाए या ऑक्टेट डुप्लेट मुकम्मल करें। पहली उनके पास पॉसिबिलिटी ये है कि एटम जो है वो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एटम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल के जो है वो बॉन्ड बनाते हैं या ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल कर सकते हैं। यह एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करके, जो है वो दाखिल करके जब जो है वो ऑक्टेट मुकम्मल कर सकते हैं। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए जो है वो शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं, बाहमी इश्तराक करते हैं, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से एटम्स हैं जो कि आम तौर पर जब भी ऑक्टेट को ओबे करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो या डुप्लेट को ओबे करते हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो बेटा ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट ए, ग्रुप नंबर 2nd ए और ग्रुप नंबर 3rd ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको वो तो तरीका तो याद होगा, ये हालिने की रब से फरियाद, बी मक्का सरबारा, ठीक है ना, बाबर अली गए इंडिया थाईलैंड। तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 1st, 2nd और 3rd के, इनके आखिरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल में, दूसरे ग्रुप के आखिरी शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ग्रुप के एटम्स जो होते हैं उनके आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एटम्स होते हैं इनमें जो है वो अंदर वाले शेल में तो जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, अंदर वाला शेल होता है पेन्युल्टीमेट शेल जिसे बोलते हैं, सेकंड लास्ट शेल में। लेकिन जो बाहर वाला शेल होता है उसमें इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये एटम्स क्या करते हैं कि अगर इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक तरीका है ऑक्टेट कंप्लीट करने का कि 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेके आए, ठीक है ना, फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। थोड़ा ये मुश्किल काम है 7 इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आना, तो बेहतर यही है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे,
तो इसका जो अंदर वाला शेल हो जाएगा होगा वो बन जाएगा वैलेंस शेल, क्योंकि यह शेल तो खत्म हो जाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब जो अंदर वाला शेल होगा उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे होंगे, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है इलेक्ट्रॉन दे के। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेके आना मुश्किल है, एक दे देना आसान है। तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है इलेक्ट्रॉन दे के, 2 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि 6 लेके आना 8 मुकम्मल करने के लिए मुश्किल काम है, 2 दे देना आसान है। इधर अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है या तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आओ या 3 बाहर दे दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। तो ये एटम्स हमेशा जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक मिसाल आपको दूंगा। आपके पास सोडियम एटम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए तो आखिर शेल में 8 मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ये मुश्किल काम है 7 इलेक्ट्रॉन लेके आना। तो ये क्या करता है, आखिर शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये शेल ख़त्म हो जाता है। अब आखिरी शेल कौन सा बन जाएगा, ये वाला, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसी तरह से जो आपके पास मौजूद हैं कुछ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन हमेशा हासिल करके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये ग्रुप नंबर 6 के, ग्रुप नंबर 5 के, 6 के और जो है वो 7 के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। जो ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स हैं, इनके आखिरी शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और छठे वालों के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 7 एक ग्रुप जो है एलिमेंट्स, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप ही बताएं इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि अंदर वाले शेल में 8 रह जाएं, थोड़ा 5 देना मुश्किल है, 3 लेके आना और इसको 8 में मुकम्मल करना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन 3 लेके आएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जबकि अगर यहाँ पे आ जाएँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर सिर्फ 2 आ जाएँ तो 8 मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर 6 बाहर निकालो, अंदर वाले 8 मुकम्मल करो। नहीं, बेहतर यही है कि आप 2 लेके आओ, क्योंकि 2 ऐड करना आसान है, 6 निकालना मुश्किल है। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके लिए भी आसान है कि एक लेके आए ऑक्टेट मुकम्मल करे, बजाय इसके कि 7 बाहर निकाले। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके हमेशा ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। और जब भी जो है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स के साथ जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से खारिज होते हैं, ये एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा इन ऐसे एटम्स के दरमियान जिनमें से एक एटम का ताल्लुक इनमें से किसी एक ग्रुप से हो और एक एटम का ताल्लुक इनमें से किसी एक ग्रुप से हो, तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दे के कैटाइन बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम्स जो हैं, इनमें से दोनों जो एटम बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, अगर वो दोनों के दोनों एटम्स जो हैं वो इनमें से किसी एक ग्रुप से हों, मतलब चौथे से, 5वें से, छठे या 7वें में से, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है मौजूद है कंपाउंड CS2, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप से है, सल्फर छठे ग्रुप से है। इसी तरह से आपके पास कंपाउंड जो है मौजूद है CO2, इसमें कार्बन चौथे ग्रुप से, ऑक्सीजन फिर छठे ग्रुप से है। तो ये आपके पास इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें जो है दोनों एटम्स जो हैं इन्हीं में से किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये होते हैं नॉन मेटल्स के ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आमतौर पर नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दोनों लेना चाहती हैं, देना कोई भी नहीं चाहती, तो लिहाजा ये एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जबकि यहाँ पे ये जो ग्रुप हैं इनमें मेटल्स होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, तो ये मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन देती हैं, नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है तो आयनिक होता है। जबकि अगर दोनों एटम्स नॉन मेटल के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं, चौथा, 5वां, छठा, 7वां वगैरह, तो ये जो हैं क्या करते हैं, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। तो इश्तराक से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर
आपने यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे का जिक्र किया है, यहाँ पे आपने पाँचवें छठे और सातवें का किया है, तो चौथा ग्रुप आपने इनमें से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो चौथा ग्रुप जो है वो जब भी आमतौर पर बॉन्ड बनाता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, तो इस वजह से वो इधर आते हैं, इधर ऐड नहीं होते। और अगर हम आठवें ग्रुप की बात करें तो वो भी यहाँ पे डिस्कस नहीं है, क्योंकि आठवें ग्रुप में नोबल गैसेज हैं और वो बॉन्ड बनाती ही नहीं है, क्योंकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, ना उन्हें इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वो बॉन्ड बनाती ही नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करती हैं। हाँ, चंद एक कंपाउंड हैं जीनोन वगैरह के, लेकिन उनकी भी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बाद है डुअल करैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन देने की भी सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की भी सलाहियत रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। मतलब ये मेटल की तरह भी काम कर सकता है और नॉन मेटल की तरह भी काम कर सकता है। तो अक्सर जब ये मेटल के साथ जुड़ा होता है तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है जब ये मेटल के साथ जुड़ता है। तो मेटल के साथ इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो जब भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, लेकिन जैसे ही ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक डोनेट कर देता है नॉन मेटल को। यहाँ पे एक्स हेलोजन होती है मोस्टली। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर HCl हो गया, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है क्लोरीन को, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो मेटल के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। तो ये इसका डुअल करैक्टर है हाइड्रोजन का। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल आर विच कंपाउंड्स डू नॉट ओबे दी ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल एक जनरल रूल जो है वो है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, तमाम कंपाउंड पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते इस रूल को। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट को तो ओबे नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो octet rule is useful but not universal. There are many compounds which do not obey the octet rule but they are stable. तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड या किन तरह के कंपाउंड, किस तरह के कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो ऑक्टेट को ओबे नहीं करते। तो पहले तरह के जो कंपाउंड है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। पहले तो आपको ये बता दूं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम जिसकी तादाद कम हो, तादाद सबसे कम हो, और उसका वैलेंसी ज़्यादा हो बाकियों से, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ठीक है ना, और वैलेंसी भी ज़्यादा हो, पॉली एटॉमिक हो, ठीक है ना, पॉली एटॉमिक एटम, पॉली वैलेंट, जिसकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा हो, 2 3 4 बहुत ज़्यादा, और उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो बाकियों से, और उसकी तादाद कम हो मॉलिक्यूल में। मिसाल के तौर पर आपके पास H2O है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह से आपके पास H2SO4 है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फ़र का, ऑक्सीजन के 4 एटम है, सल्फ़र का 1 एटम है, तो यहाँ पे जो है सल्फ़र जो है वो सेंट्रल एटम है। इसी तरह से अगर बात करते हैं HNO3 की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। आप कहें सर हाइड्रोजन की तो 1 है तादाद, नहीं, ये मोनो वैलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। तो मतलब पॉलीवैलेंट वैलेंट भी हो और तादाद में भी कम हो तो वो सेंट्रल एटम होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है, इसकी तादाद कम है, ऑक्सीजन की 3 है। तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। आमतौर पर जो ग्रुप नंबर फर्स्ट उसमें सिर्फ लिथियम ऐड है, इसके अलावा ग्रुप नंबर सेकंड और थर्ड के जो, तो इसमें आपके पास जो है हाइड्राइड्स या हेलाइड्स ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के, फर्स्ट में सिर्फ लिथियम ऐड है इसमें। तो इनके हाइड्राइड मतलब इनके इन एलिमेंट्स का बॉन्ड जब हाइड्रोजन से बना हो, या हेलाइड जब इनका बॉन्ड हेलोजन से बना हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह से, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहे होते, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो BF3 है, इसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, या BH3, इसी तरह से AlCl3 हो गया, एलुमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ये तीसरे ग्रुप से है। और इसी तरह से AlH3, इधर भी एलुमिनियम का जो है वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है।
और इस तरह BeCl2 में बेरिलियम का जो है वो इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्टेट मुकम्मल नहीं कर रहे होते। तो आइए देखते हैं कैसे, कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन भी अगर ये बॉन्ड में इस्तेमाल अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाते हैं ना, तो ट्वाइस हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल कर रहा है तो वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमें तो 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कम है। तो इधर जो है वो बोरोन में 8 इलेक्ट्रॉन होने की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं जब ये बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 13 है इसका, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, आखिरी शेल में 3। इसके भी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज़ कर लेता है तो फिर भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और 3 6, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के कंपाउंड में एल्यूमिनियम जो है ये इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कम है 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल कर दे तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके अंदर तो 8 होने चाहिए, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, BF3 की फार्मेशन मैंने यहाँ पे BH3 की फार्मेशन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है। देखिए बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz एम्प्टी है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 एक इलेक्ट्रॉन 3, ये पूरे इसके हो गए 5। तो हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, एक एटम का ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे एटम का, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, और ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो अब वैलेंस शेल में देखें, ये आपको वैलेंस शेल ये बता रहा है नंबर 4 2 2 2, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल में ऐड नहीं है। तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो अब ये बॉन्ड वाले 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। इसी तरह से आइए देखते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मालिक्यूल्स जो हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल होते हैं, ये भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करते। इनके सारे एटम नहीं, मालिक्यूल के अंदर कम से कम एक एटम ऐसा होता है जो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहा होता। इन ऑड इलेक्ट्रॉन मालिक्यूल ऑल एटम्स डू नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे एटम नहीं करते, ठीक है ना, सिर्फ एक या एक से ज़्यादा एटम ऐसे हो सकते हैं जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा जिनका, ठीक है। एटलीस्ट 1 एटम ज़रूर होता है ऐसे मालिक्यूल में जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसकी मिसाल में NO और NO2 है। यहाँ पे ज़रा NO को हमने समझने की कोशिश की है। बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 एंड 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2py में भी एक 2pz में भी एक। ये तो आपके पास जो है टोटल जो है जो ऑक्सीजन का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ वो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। तो ऑक्सीजन के तो ये सिर्फ 2 हाफ फिल्ड है, ये बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, जबकि नाइट्रोजन की 3 ऑर्बिटल हैं हाफ फिल्ड, ये बॉन्ड में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास इतने एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बनाएगा सिर्फ, ठीक है ना। आइए अब ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो आखिरी शेल के ये 1 लिखा हुआ है, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ये ऐड करें, 2 है इधर भी, 2 है इधर भी, सारे ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4, ठीक है ना। और ये बॉन्डिंग वाले सारे 4 और ये 4 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ऑक्सीजन के। आइए अब नाइट्रोजन के काउंट करते हैं। ये 1s है, ये तो हम काउंट नहीं करेंगे वाला शेल में, इधर से काउंट करें, 2 2 और 1 3 3, और सारे बॉन्डिंग वाले दोनों में काउंट होंगे, बॉन्डिंग वाले 4 4 और 3 7। तो नाइट्रोजन जो है इस मालिक्यूल के अंदर, नाइट्रोजन जो है उसके अंदर 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहा। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो एक या एक से ज़्यादा एटम ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो यूजुअली दी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं आमतौर पर वो ये काम करते हैं, डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। दी एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट अटेन दी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बहुत अहम है।
जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं वो मोस्टली ओबे करते हैं डुप्लेट रूल को, थर्ड पीरियड वाले नहीं करते, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डी ऑर्बिटल में हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं और ऑक्टेट एक्सटेंड कर जाता है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये मौजूद है फास्फोरस, जो कि थर्ड बी का हिस्सा है, सल्फर भी थर्ड बी का हिस्सा है, ठीक है ना। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है फास्फोरस, इसके अलावा जो है सल्फर, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर इसने ऑक्टेट को ओबे नहीं किया हुआ। आइए देखते हैं ये सल्फर ऐसा क्यों करती है और ये कैसे करती है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं सल्फर की, ठीक है ना। 16s 1s2 2s2 2p6 3s2 2px2 2py1 2pz1। तो ये इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। किसी भी एटम के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है। तो अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें सल्फर की, तो सल्फर के अंदर ये 2py और 2pz जो ऑर्बिटल हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो सल्फर को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, नो डाउट सल्फर 2 बॉन्ड बनाती है। इधर देखें आपके पास है H2S, तो यहाँ पे सल्फर ने क्या किया हुआ है, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो सल्फर वैलेंसी 2 भी शो कर सकता है। लेकिन बाज़ का सल्फर क्या करता है, सल्फर के अंदर होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये 5 होते हैं तादाद में, ठीक है। तो हमने इनके अभी नाम तो याद नहीं करने यहाँ पे, बल्कि मैंने आपको 5वें चैप्टर में पढ़ाया भी है। तो इसमें 3dxy 3dy 3dz 3x d x² 3dz², तो ये एम्प्टी होते हैं। तो सल्फर के पास पॉसिबिलिटी होती है या इसके पास एबिलिटी है कि ये इसके पास चॉइस होती है कि ये क्या कर सकता है, ये 3px जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है 3d के अंदर। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो अब सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, कैसे, तो ये बनाएगा SO2। तो यहाँ पे सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, ऐसे 2 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये 4। तो इस तरह सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्टेट जो है वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से, तो उसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि ऑक्टेट से कैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके पास जो एक और चांस भी है सल्फ़र का कि वो 3s में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के वो भी इधर जंप करवा दे। अगर सल्फ़र ऐसा करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी उठा के और इलेक्ट्रॉन इधर से भी उठा के एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देता है, एक इधर ऐड कर देता है, अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फ़र 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पे सल्फ़र ने दोनों केसेस में 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए सल्फ़र का ऑक्टेट क्या है, एक्सटेंडेड है। तो ज़रा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं सल्फ़र का, SF6 का। ये सल्फ़र है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन, ठीक है। तो आप ज़रा काउंट करें कि बॉन्ड टोटल कितने हैं, 6 बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में, तो होने 8 चाहिए थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्टेट को ओबे नहीं कर रहा, एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, 8 से ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप सल्फर को अगर नोट करें, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड ये 2 ये 4 2 ये 6। तो यहाँ पे भी सल्फर जो है वो उसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्टेट को ओबे नहीं कर रहा। मकसद ये कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उनके वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एम्प्टी डी में ऐड करके ना, डाल के ना, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी बढ़ जाती है और वो फिर अपने जो है वो ऑक्टेट को ओबे नहीं करते, उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में इस्तेमाल कर लेते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं अपने ऑक्टेट को। तो ये था आपके पास जो है वो बेसिक्स अबाउट दी केमिकल बॉन्डिंग।